संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत में प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक बालक विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं यानी प्रोसीजरल ऐसे कुछ कार्य हैं उनकी क्रमिकता को भी सीख लेता है और वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि कौन सी क्रिया के बाद में अगली क्रिया कौन सी करनी है, जिसके माध्यम से वह धीरे धीरे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेगा। जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं मेकिंग मफिन्स, तो एक प्रोसीजरल एक पूरा वे है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप यदि आप आगे बढ़ेंगे तभी आप मफिन्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले बाउल में पाउडर को डालना है, फिर उसमें मिल्क को डालना है, स्टिर करना है, कप्स में उसको तैयार करना है। ये सारे जो प्रोसेस हैं वह एक क्रमिकता से या सीक्वेंशियल फॉर्म में किस प्रकार से उसे सफलतापूर्वक करने हैं। तो विशेषकर प्रोसीजरल एनी टाइप ऑफ एक्शंस को करने की जो योग्यता है वह भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में वह धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देता है और इसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि उसमें सहज ज्ञान यानी इंट्यूजिव टाइप ऑफ लर्निंग तार्किकता के क्रम में आना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वह गैस करना भी स्टार्ट कर देता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से धीरे धीरे वह ये समझने लगता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है, किस प्रकार से उसका लॉजिक हमें समझना है। तो इस प्रकार की लॉजिकल थिंकिंग की स्टार्टिंग, रीजनिंग की जो स्टार्टिंग है वह प्री ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी उसमें कहीं न कहीं यह गुण बना रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक जो लाइन है उसमें केवल 4 बीन्स हैं मार्बल की और दूसरे में 5 बीन्स हैं। लेकिन यदि आप कंपैरेटिवली उसे यकायक पूछेंगे तो वह आपको इस 4 बिट्स वाली लाइन को ही बड़ा बताएगा, अधिक बताएगा। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि हाइट या टॉलेस्ट या टॉलर चीज़ को ही वह बड़ा मानता है और छोटी दिखने वाली, आकार में छोटी, चाहे वह संख्या में अधिक भी हो, वह सदैव उसे कम मानता है। तो इस प्रकार की एक परसेप्शन उसमें आरंभ में रहती है, लेकिन वह धीरे धीरे अंतर, वर्गीकरण और इस प्रकार की अभिक्रियाओं में आगे बढ़ते हुए अपना सहज ज्ञान या इंट्यूजिव लर्निंग को जो है वह प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम में यदि हम टाइम की बात करें या ड्यूरेशन की बात करें तो उसका भी एक परसेप्शन वह इस प्रकार से बना लेता है, क्योंकि इस स्टेज में वह संख्याओं के बारे में, गणित के आंकड़ों के बारे में, विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण के बारे में सीख रहा होता है। तो उस क्रम में उसका यह जनरल परसेप्शन है कि उसका जो बर्थडे है वो कौन से मंथ में आता है, कौन सी तारीख में आता है, उसको लेकर वह कंफ्यूज होता है। लेकिन जनरल परसेप्शन वह ये बना लेता है कि उसका जो बर्थडे है, या जैसे मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, उसे ये पता है कि मेरा बर्थडे जो है वो क्रिसमस से पहले आता है और हेलोइन के बाद आता है। तो उसे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन अनुमानतः वह इमेजिनेशन या कह दीजिए कि गैसिंग के फॉर्म में अपने बर्थडे को भी या टाइम को भी लर्न करने का कोशिश करता है कि कब मेरा बर्थडे आता है। तो इस तरह से वह गैसिंग करता है और डिफरेंट फिनोमिना के थ्रू मेमोराइज करने की चेष्टा जो है वह प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। इसी क्रम में यदि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे खिलौने जो कि रियल वर्ल्ड होते हैं एक बच्चे के लिए, और वह उन्हें हमेशा अपने परिवार का मेंबर ही मानने लगता है। जैसे कि घर में कोई डॉगी का खिलौना है या कोई बच्ची के साथ में एक डॉल है जिसको वो अपने साथ में लेकर सोती है, अपने साथ में बैठकर उसे खाना खिलाती है, जैसे कपड़े वह पहनती है उसे वह पहनाने की चेष्टा करती है, क्योंकि उनका बिलीव सिस्टम एक प्रकार से ऐसा क्रिएट हो रहा होता है कि वे दिखने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड मानते हैं। कार्टून में होने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जितनी भी घटनाएं हैं, उन्हें वह सत्य ही मानते हैं और उस परिलोक को सत्य घटना मानकर उसे ही वह अपनी दुनिया समझने लगते हैं। और आप जनरली देखें कि इस स्टेज में जो बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स के बारे में जो पढ़ते हैं, कॉमिक्स में पढ़ते रहते हैं,
तो वे ज़्यादातर आपसे ये पूछते हुए देखे जाएंगे कि क्या वास्तव में मिकी माउस है क्या, या वह ये पूछते हुए देखे जाएंगे कि क्या वास्तव में भूत होते हैं क्या, घोस्ट हैं क्या, या अलादीन जो है वो कहाँ रहता है। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके आपको ये बताते हैं कि वास्तव में उसके लिए जो ऑब्जेक्ट, जिस प्रकार का इंसिडेंट एक आपके लिए जो इमेजिनेशन है केवल, उसके लिए वही रियल वर्ल्ड है। और ज़्यादातर वह अपने विश्वास में उन सारे घटनाक्रमों को और आसपास में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को सच ही मानता है और वह यह समझता है कि ये रियल है। तो ऐसे सेंसेस ज़्यादातर इस स्टेज की विशेषता होते हैं। अगली स्टेज जो है वह पियाजे के द्वारा बताई गई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट का मतलब यहाँ पर है मूर्त। पहले धीरे धीरे वह कल्पनाओं में जीता है और धीरे धीरे उसका चिंतन जो है वो मूर्त चिंतन की तरफ अग्रसर होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे मूर्त संक्रियात्मक स्टेज कहा गया है। और उसकी जो एज का ड्यूरेशन है वह 6-7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक माना गया है। तो आप यहाँ पर देखें कि बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण है वहाँ तक ये स्टेज पाई जाती है, और बाल्यावस्था के समाप्त होने तक इस स्टेज में बच्चा धीरे धीरे अपना मानसिक विकास करता है, और जिसमें ज़्यादातर वह सरल प्रकार की विषय वस्तु से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ अग्रसर होता है, अर्थात कठिन विषय वस्तु जो लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित है, कहीं न कहीं उसमें लॉजिकल रीजनिंग पाई जाती है, उन्हें वह सीखने का प्रयास करता है। अर्थात वह परिलोक कथालोक से बाहर निकलता हुआ रियल वर्ल्ड की ओर अग्रसर होता है और लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से समस्या समाधान करने का प्रयास जो है वह इसमें करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पर दूसरा गुण जो है वह ज़्यादातर परोक्ष चिंतन की तरफ बढ़ना भी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आप देखें कि इस एज से पहले हर विषय वस्तु को सिखाते समय उसका एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे आप चाहे पिक्टोरियल कहें, चार्ट, चित्र, मॉडल, इसके माध्यम से हम उसे सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस स्टेज में आते आते वह केवल विचारों और शब्दों के माध्यम से भी सीखना स्टार्ट कर देता है, अर्थात वह धीरे धीरे अमूर्त चिंतन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब वह 6 या 7 साल का होता है तब तक वह मूर्त विषय वस्तु के माध्यम से ही सीखने का प्रयास करता है। तो इसमें सर्वप्रथम मूर्त विषय वस्तु से सीखना और मूर्त से धीरे धीरे अमूर्त विषय वस्तु की ओर जाना, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बढ़ना विशेषकर इस स्टेज का लक्षण होता है। इसी क्रम में कंजर्वेशन, जो हमने पहले संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें वह टॉलर किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मानता है और शॉर्टर को कम मानता है। लेकिन इस स्टेज में आते आते जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और वह अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है तो यह बात उसे समझ में आना शुरू हो जाती है कि मुझे शेप देखकर किसी भी चीज़ को ज़्यादा या कम नहीं कहना है, बल्कि कंपैरिजन उसकी क्वांटिटी के आधार पर करना है। तो वह ये समझना स्टार्ट कर देता है कि शेप जो है वह उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि क्वांटिटी के बेस पर किसी भी चीज़ को कंपेयर करना चाहिए, जैसे कि लिक्विड। तो यह धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है और अब वह लंबी चीज़ को ज़्यादा नहीं मानता है, बल्कि क्वांटिटी के आधार पर अंतर करना, वर्गीकरण करना सीख लेता है। इसी क्रम में रिवर्सिबिलिटी का जो रूल मैंने आपको बताया, पलटाव या उल्टाव करने का जो गुण है वह धीरे धीरे उसको समझना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि छोटे बच्चों को आप देखें, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको मैथ्स का बताता हूँ कि जब गुणा करने की बात आती है, मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें 6 × 7 क्या होता है? 42। लेकिन यही सम यदि 7 × 6 आए तो बच्चा आपको पूछता हुआ नज़र आएगा कि इसमें तो 6 × 7 है, 7 × 6 का क्या आंसर होगा? तो मीनिंग क्या है कि उसमें रिवर्सिबिलिटी का जो समझ है वह उस समय विकसित नहीं होता है कि संख्याओं को उलटने पलटने से उनके परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस स्टेज में आते आते वह रिवर्सिबिलिटी के प्रति पूरी तरह से समझ को ग्रहण कर लेता है और यह वह समझ लेता है
कि किसी भी विषय वस्तु को, उसकी फॉर्म को, उसके स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है, पलटा जा सकता है और उसे रिवर्स भी किया जा सकता है। इस प्रकार के जो फिनोमिना हैं वह उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा बनते जाते हैं। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में वह पूरी तरह से वर्गीकरण करना, श्रेणीकरण करना, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स, स्क्वायर्स, फार्मूलाज, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीखना वह स्टार्ट कर देता है। और इसी की वजह से आप देखें कि इससे पूर्व एक विद्यार्थी को पाठ्यचर्या के दौरान सरल विषय वस्तुओं को समझाया जाता है और धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर हमारी पाठ्यचर्या बढ़ती रहती है, जैसे जैसे एक विद्यार्थी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से गति प्रदान करने लगता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इसी क्रम में यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बात बताई गई है आपको, वाई डू एप्पल्स फॉल ऑफ ट्रीज, किस लिए जो हैं वो पेड़ से सेब गिरा करते हैं, सो दे कैन बिकम एप्पल सॉस। तो जनरल उसे ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज के बारे में इतना पता नहीं होता है, बहुत साधारण सा जवाब उसका होता है क्योंकि वह कार्य और कारण संबंध को नहीं जानता है कि कौन सा कारण इसके पीछे विद्यमान है जिसकी वजह से यह कार्य संपन्न हो रहा है। तो उसके सहज आंसर होते हैं, सरल आंसर होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग जो है वह धीरे धीरे इस स्टेज में स्टार्ट हो रही होती है, उसका परफेक्शन आगे जाते हुए उसमें आता है। इसी क्रम में यदि हम बात करें, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाया गया है, व्हाट्स ब्लैक एंड वाइट एंड हैज़ 16 व्हील्स, यानी ऐसा क्या है जिसमें ब्लैक एंड वाइट कलर्स होते हैं और वह 16 व्हील्स जो है वो बन सकता है या होगा। तो उसका जनरल एक आंसर होता है ए जेब्रा ऑन रोलर स्केट्स। तो ब्लैक एंड वाइट से उसका परसेप्शन जेब्रा से है और स्केट्स के ऊपर व्हील्स के परसेप्शन में उसको देखता है। तो ऐसे जनरल और सिंपल फिनोमिना जो हैं वह उसके परसेप्शन में होते हैं, जिसके माध्यम से वह निरंतर सीखता रहता है और आगे बढ़ते हुए उसमें कॉन्क्रीट प्रकार की या एक मूर्त संक्रिया की ह्यूमर जो है वह धीरे धीरे विकसित होती रहती है और वह विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से अनेक प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं, देखिए, अगली स्टेज की, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहा गया है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है, इसमें मुख्य रूप से इसकी अवधि जो है वह बताई गई है 11 से 12 साल के बीच में, जब चाइल्डहुड ख़त्म हो रहा होता है, समाप्ति की ओर होता है और किशोरावस्था की शुरुआत हो रही होती है। तो इस समय जो स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है उसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहा गया है। तो यह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में चिंतन करना, उनके बारे में विचार करना, उनके अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में सोचना, विकल्पों पर विचार करना, अनेक प्रकार के जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा श्रेष्ठ होगा, किस कार्य को करने से कम समय में सफलता प्राप्त की जा सकती है, और लॉजिकल थिंकिंग विशेष रूप से यदि हम कहें तो वह धीरे धीरे अपने अनुभव में अनेक प्रकार के लॉजिक्स को, तर्क बुद्धि को स्थान देता जाता है और तर्कणा के आधार पर वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। इसी क्रम में वह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर बढ़ रहा होता है कि अर्थात यदि आप किसी भी विषय वस्तु को सहायक सामग्री की तौर पर प्रस्तुत न करते हुए भी यदि उसे कोई घटनाक्रम सुनाते हैं, किसी प्रकार की कोई इवेंट को बताते हैं, तो वह विचारों और शब्दों के माध्यम से ही उसे समझने की चेष्टा करता है और धीरे धीरे उसकी जो मूर्त विषय वस्तुओं पर निर्भरता होती है वह ख़त्म होती जाती है और उसमें धीरे धीरे ऐसे गुण विकसित होने लगते हैं कि वह स्वतंत्र चिंतन शुरू कर देता है और
लॉयल्टी के बारे में समझ जाता है कि मुझे कितना किसके लिए वफ़ादार होना है, टीचर ने मुझे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे मुझे समय पर पूरा करना है, असाइनमेंट मुझे टाइम पे सबमिट करने हैं। तो इस प्रकार की लॉयल्टी जो है वह चाहे पेरेंट्स के प्रति हो, समाज के प्रति हो या विद्यालय के प्रति, ये सारे भाव उसमें धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं और वह स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर होता है। इसी क्रम में जो और कुछ सीखने की बातें हैं कि वह जनरली अपने कौशल का जो प्रशिक्षण है वह भी प्राप्त करता रहता है और साथ साथ में दूसरों के साथ में उसे शेयर भी करता है, क्योंकि किशोरावस्था के आते आते विद्यार्थी में सामाजिकरण का गुण भी विकसित होना स्टार्ट हो जाता है और वह अपनी मित्र मंडली के साथ में अपना अधिकतर समय बिताना चाहता है, हर बात को उनके साथ में शेयर करना चाहता है और अपने स्किल्स को वह छुपा कर नहीं रखता, बल्कि उसकी चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने मैं इसे प्रस्तुत करूं। तो ऐसे ऐसे गुण जो हैं वह स्किल डेवलपमेंट के, दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करने के, शेयरिंग करने के, इस मानसिक विकास में उसमें परिलक्षित होते हैं। और सभी बच्चे जो हैं उनका सीखने का अपना अलग अलग वे होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखकर ज़्यादा सीख पाते हैं, कई बच्चे जो हैं वो सुनने से ज़्यादा सीख पाते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यदि पिक्चर फॉर्म में या ऐसा कहें कि वीडियो फॉर्म में जब घटनाक्रम को दिखा दिया जाए तो वह उसे तुरंत मेमोराइज़ कर लेते हैं। तो यह एक प्रकार से इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और स्वतंत्र चिंतन के कारण से हर विद्यार्थी में सीखने का तरीका अपने अपने स्तर पर भिन्न पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। तो एज ए टीचर हमें यह समझना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हम व्यक्तिशः किस प्रकार से सिखाने का प्रयास करें, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पियाजे के द्वारा कुछ ऐसे गुण बताए गए जो मानसिक विकास के परिलक्षित होते हैं और जिसमें हमें यह समझाया गया कि डिफरेंट स्टेजेस में कौन कौन से गुण एक विद्यार्थी में सीखते समय विकसित होते हैं और उन्हें सीखकर एक टीचर को अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में, पढ़ाने के तौर तरीक़ों में, सहायक सामग्री किस प्रकार से उन्हें डील करना है, एक्टिविटीज़ इन ड्यूरेशन, लेक्चरिंग और क्लासरूम इंटरेक्शन, इन सब को किस प्रकार से प्री प्लान करना चाहिए, इसकी सीख हमें यहाँ से मिलती है। और छोटे बच्चों के साथ में या प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के साथ में हम किस प्रकार से डील करें, उनके संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए हम अपने शिक्षण की गतिविधियों में किस प्रकार से सुधार करें, इसके बारे में इस टॉपिक से हम जान सकते हैं। अब कुछ ऐसे छोटे एग्जाम्पल ड्राइंग के बारे में भी आप देखें कि छोटे बच्चों की जो रैंडम थिंकिंग होती है, बिखरा हुआ सा एक चिंतन होता है जो पर्टिकुलर नहीं है, जो उद्देश्यपरक नहीं है, तो उस समय ड्राइंग के आधार पर भी आप उसका चिंतन समझ सकते हैं कि वह स्क्रिबलिंग करता है और 1 से 2 साल में लगभग इस प्रकार की आकृतियों का वह निर्माण करता है, क्योंकि वह सीखने के शुरुआत होती है। धीरे धीरे वह बेसिक शेप्स के बारे में समझना स्टार्ट होता है। तो लगभग 2 साल के बाद आप देखें कि वह ओवल शेप, राउंड शेप, इस प्रकार के अनेक प्रकार के शेप्स को बनाना और एक दूसरे के साथ में जोड़कर एक सार्थक रूप में प्रस्तुत करना भी सीखता रहता है, समझता रहता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वह सिंबॉलिक बेसिक शेप्स को भी बनाना स्टार्ट कर देता है, अर्थात किस प्रतीक के लिए मुझे कैसा चिन्ह बनाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि उसे सनलाइट के बारे में बताना है तो उसे पता है कि मैं यहाँ से रेज़ जो हैं वो इस प्रकार से निकालूंगा तो यह सन जो है वो नज़र आएगा। या बालों की फॉर्म है तो बालों के लिए भी वह खड़ी रेखाएं इस प्रकार से खींचना स्टार्ट करता है कि ये चेहरे का सिंबोलिज्म है। तो यह प्रतीकात्मक रूप से चित्रण करना, उनकी शेप्स का निर्माण करना, जिससे वह कहीं न कहीं एक सार्थक प्रकार की इमेज नज़र आए, ऐसी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता है। और कॉम्बाइंड फॉर्म्स यानी 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कोरिलेट करना, किसी के साथ में दूसरे विषय वस्तु का संबंध स्थापित करना, ये भी वह धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देता है। जब वह 5 से 7 साल की एज में आता है तो आप देखें
कि यहाँ पर एक घर बनाया है और साथ में उसमें रहने वाला एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से दो विषय वस्तुओं में, दो अलग अलग फिनोमिना में आपसी सह संबंध को भी धीरे धीरे वह समझना स्टार्ट कर देता है। और बाद में जैसे जैसे लॉजिकल थिंकिंग की तरफ वह बढ़ता है तो वह राइट एंगल्स को, किस प्रकार के स्लोप्स को, उसे कितने एंगल पर बनाना है, इस प्रकार की समझ भी उसमें धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने यह समझा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स के बारे में और पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में समझा और इसकी यूटिलिटी को भी जाना कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी के मानसिक विकास की अवस्थाओं को समझकर हम अपने टीचिंग मेथडोलॉजी में, अपने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में, टीचिंग एड्स में और स्ट्रेटेजीज़ में कितना परिवर्तन कर सकते हैं जो कि एक विद्यार्थी को सिखाने में सहायक हो सके। यही इसकी मूल अवधारणा है। तो यह था पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो कि हम सब ने आज डिस्कस किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।